जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चलेंस्टा, आई कॉर्डली वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मैथ एक्सपर्टो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे और आज सबसे पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई और नीट में उतने क्वेश्चन तो नहीं आते, बट बोर्ड में इसके सवाल अक्सर आते हैं। ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये कभी कभी डिफिनेशन भी इसकी पूछ ली जाती है, जो इसका जो भी थ्योरी पार्ट है। अब ये होता क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? जो भी केमिकल रिएक्शंस है हमारे केमिस्ट्री में, वो कुछ लॉज उस पर अप्लाई होते हैं और उन्हीं लॉज को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसका सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोनी लेवोजियर इन 1789 में दिया था। एंटोनी लेवोजियर ने फॉर एनी केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज के लिए, किसी भी केमिकल चेंज का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है। यही एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। यह इसे दूसरे टर्म में बोलते हैं मास और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसका अर्थ क्या है ये दोनों स्टेटमेंट का? आइए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि C+O2 CO2 बनता है और ये क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। अब यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? आगे ये कैसे ग्राम में यूनिट AMU या ग्राम में क्या अंतर होता है, आगे के लेक्चर में जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कितना होता है कार्बन का? 12 ग्राम होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो दो का कितना होगा? 32 ग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड जो है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन का 12 होता है और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 44 ग्राम होगा, 44 ग्राम। अब देखिए कि अगर ये दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट्स है, कार्बन और ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ऐड करिए अगर रिएक्टेंट्स का मास। अब यहाँ पे देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं TR से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे? आगे पूरा न लिखने के बजाय इसको शॉर्ट में TR, जहां भी TR लिखूंगा वहां आप लोग समझ जाइएगा कि TR मतलब होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, और इसको TP से रिप्रेजेंट करूंगा तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब TR कितना है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हो गया? 44 ग्राम। ठीक, 12 और 32 को ऐड कर देंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। और TP कितना है? 44 ग्राम। तो देखिए क्या TR और TP आपस में इक्वल है? तो देखिए TR और TP आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस रिएक्शन में अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो TR इक्वल टू TP है यहाँ पे, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस रिएक्शन में एप्लीकेबल हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा बैलेंस रिएक्शन कर लीजिएगा पहले आप, तब इसको अप्लाई कराइएगा। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सपोज करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शॉर्ट में मैं LOCM लिख दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस O2 H2, ठीक, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, लिक्विड जो कि। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि H2 और O2 आप इसका लेंगे तो इसका कितना होता है? एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम होता है, तो दो का 2 ग्राम होगा। और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा? 32 ग्राम होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 2 ग्राम। और यहाँ पे कितना होगा? प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 18 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे 16 ग्राम होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालें, यानी TR निकालें, कितना होगा? 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। और TP निकालें, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। क्या TR TP के इक्वल यहाँ आ रहा है? यहाँ TR और TP इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं इक्वल आ रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब तक यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे रिएक्शन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल
नहीं हुआ तो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होने के लिए रिएक्शन को पहले आप देख लीजिए क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपने H2 प्लस O2 H2 लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, बट यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 लिख लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अब 32 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 16 18 हो जाएगा और यहाँ पे 18 आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट था कि मास आर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो पिछले स्लाइड में आप लोग मैंने जो रेस किया उसमें लिखा हुआ था नीचे, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ही पाए जाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम ही पाए जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में भी जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बन रहा है वो नाइट्रोजन वहां पे आ जाएगा। तो कोई भी नया मैटर न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ रिएक्शन हो रही है तो जो कंपाउंड बनेगा वो किसका बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन एटम भी आ जाएगा अचानक प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन गायब हो जाए। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट साइड है उधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम आपको मिलेगा। इसी का अर्थ होता है कि मास और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता है। एलओसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? क्योंकि वहां पे कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक क्वेश्चन करते हैं। 10 ग्राम of calcium carbonate on heating gave 4.4 gram of carbon dioxide and x gram of calcium oxide. Applying law of conservation of mass, calculate mass of calcium oxide. अब इस क्वेश्चन करेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हीट किया जा रहा है, ठीक, हीट का सिंबल आप लोग पता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कितना अमाउंट दिया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम दिया गया है। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया गया है? x ग्राम दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दिया गया है? 4.4 ग्राम। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आप लोग को बताया था, TR इक्वल टू TP, शॉर्ट में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। आइए इसको अप्लाई करते हैं। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 10 ग्राम है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? x प्लस 4.4 ग्राम। ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है और ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x 10 माइनस 4.4, x इधर आएगा और 4.4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.6 ग्राम। तो कितना आ जाएगा आंसर? 5.6 ग्राम। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम सॉल्व कर देंगे। TR इक्वल TP, तो TR को इस साइड लिख देंगे और TP इस साइड लिख देंगे। TR कितना है? 10 ग्राम है और ये x प्लस 4.4 ग्राम है। 10 में से 4.4 को माइनस करें, कितना आ जाएगा? 5.6 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई कैसे किया जाता है और उसके न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो कैसे पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझा और अगले लेक्चर में हम लोग एक और लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।